वेलकम बैक वंस अगेन टू लेक्चर नंबर 15। ये जो महाशय आप देख रहे हैं, क्या इनको चश्मा लगा है? हाँ, और यहाँ पे डंडी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ओके, ठीक है। ये जो महाशय है, इनका नाम है हरमन एबिंग हाउस। ये बताते हैं आपको किसके बारे में? ये बताते हैं आपको लर्निंग कर्व के बारे में। उस कर्व को हम देखेंगे अभी किस प्रकार से दिखता है, यानी कि आपका अधिगम का कर्व इसे हम कहेंगे, या फिर मैप कहेंगे हम, कि किस प्रकार से हमारी जो लर्निंग है वो प्रभावित होती है हमारी स्मृति के लिए। ठीक है, कि हम जितना याद करते हैं कितना वो याद रहता है, कितना डूब जाता है, और कितना तटस्थ रहता है, कितना न्यूट्रल रहता है, उसको हम देखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक और बताया स्पेसिंग प्रभाव के बारे में, जिसे हम कहते हैं अंतर प्रभाव भी। ठीक है, जो भी आज आपने मॉर्निंग के लेक्चर में देखा था कि क्या करना है हमको, हमारी जो पढ़ाई है उसको हमको चंक्स में पढ़ना है, आधे घंटे 45 मिनट इस प्रकार के अंतर देके हमको पढ़ना है। उन्होंने बताया स्पेसिंग प्रभाव के बारे में, यानी कि स्पेसिंग इफेक्ट के बारे में। ये हमारी जो पढ़ाई है किस प्रकार से होनी चाहिए, वो गैप्स में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इकट्ठा बैठ के 8 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई अर्थ नहीं है उसका। ठीक है, बीच में क्या होना चाहिए, हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। यानी कि आपके दो पढ़ाई के सेशंस में क्या होना चाहिए, उनके बीच गैप होना चाहिए। ऐसा कहना था किसका? हरमन एबिंग हाउस का। उसी के साथ साथ जो हमने पढ़ा था रीसेंसी, यानी कि नवीनता प्रभाव, और हमने पढ़ा था किसके बारे में? प्रेमेसी, यानी कि प्रधानता प्रभाव, जो किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपके SPE के अंदर, स्पी के अंदर, यानी कि आपका सीरियल पोजीशन प्रभाव या फिर इफेक्ट। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे आइटम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनका कहना था कि प्रधानता प्रभाव के कारण पहले नंबर की चीज आपको अच्छे से याद रहेगी, और 9वें नंबर की चीज आपको नवीनता प्रभाव के कारण अच्छे से याद रहेगी। तो ये जो सीरियल पोजीशन है ना, ये जो पोजीशन है सीरियल वाइज दी हुई है, तो इसमें जो इफेक्ट है ये किसके द्वारा दिया गया था? हरमन एबिंगहाउस के द्वारा दिया गया था। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो इनकी और बात करें तो ये किससे इन्फ्लुएंस थे, इनका इनका इनके ऊपर किसका प्रभाव था? आपने सुना होगा जी फैशनर, फैशनर्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं हम, फैशनर्स एफ लॉ, फैशनर्स लॉ। तो उनसे प्रभावित थे ये, और इन्होंने किन किन को प्रभावित किया? उनकी अगर हम बात करें तो आपने सुना है विलियम स्टर्न व्योगोत्स्की, ठीक है, और टर्मेन, लुइस टर्मेन, इनको भी इन्होंने प्रभावित किया। ठीक है, यानी इन्होंने इनके काम को, मतलब इन्होंने इनके काम को अच्छा माना। ठीक है, और इन्होंने किसको अच्छा माना? फैशनर जी को। ठीक है, ओके। इसी के साथ साथ एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक चीज के बारे में और बताया जिसे कहते हैं एबिंग हाउस इल्यूजन। तो वो उतने काम का नहीं है आपके। हम चलते हैं फॉरगेटिंग कर्व के ऊपर। तो उस लर्निंग कर्व के मुताबिक इनका कहना था कि जो भी हम याद करते हैं, जो भी हमारी स्मृति में जाता है, मेमोरी में जाता है, वह 1 घंटे के भीतर ही क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। हम उसको 1 घंटे के भीतर ही भूल जाते हैं। ठीक है, और फिर इस प्रकार से कुछ उसका ग्राफ बनता है। ये देखिए, द फॉरगेटिंग कर्व कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिखता है। ये है आपकी मेमोरी रिटेंशन, आपने पढ़ाई की यहाँ पे। ठीक है, लेक्चर खत्म करने के बाद आप यहाँ पे थे, लेकिन क्या होगा, 8 घंटे के भीतर ही, 8 से 9 घंटे के भीतर लगभग लगभग मान के चले हम, क्या होगा, आपकी मेमोरी से ये विस्मरण हो जाएगा, है ना, आप फॉरगेट करना स्टार्ट कर देंगे। एक दिन में लगभग आप इतना डेटा आप छोड़ चुके होंगे, और फिर ये बाद में क्या हो जाता है, एक प्रकार से तटस्थ। 1 महीने तक आपको केवल इतना ही याद रहेगा। मतलब देखिए, आपने पहले दिन पढ़ाई कितनी कितनी देर की, आपने जब पढ़ाई की आपने इतना मार्जिन में पढ़ाई किया, लेकिन एक दिन के बाद आपको कितना याद है? केवल लगभग इतना याद है ना। तो ये सब क्या हुआ, ये सब आपका वेस्ट चला गया। लेकिन ये ऐसे बनते बनते फिर क्या होता है, एक लेवल पे आने के बाद अब इससे ज्यादा तो आप नहीं भूलेंगे, इतना आपको याद रहेगा। ठीक है,
तो इस ग्राफ को याद रखें, पहले दिन आपने इतना पढ़ा, देन ये कम होते होते पहले दिन में ही बहुत ग्राफ गिर जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले दिन में ही बहुत ग्राफ गिर गया, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, एक प्रकार से कांस्टेंट या फिर तटस्थ हो गया। ठीक है, तो यही है आपका किसका, मिस्टर एबिंगहाउस का 24 जनवरी आपका फॉरगेटिंग कर्व। तो आपने देखा किस तरह ग्राफ में बताया गया कि आपकी जो लर्निंग है, जो आपका अधिगम है, ये 9 घंटे के भीतर ही बड़ा ड्रॉप ले लेता है और फिर एक दिन में आप काफी भूल जाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से सामान्य हो जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं आपका जो विस्मरण है ये आपके अधिगम के तुरंत बाद होना शुरू हो जाता है। आपने चीज सीखी और वहीं से आपका ये फॉरगेटिंग यानी कि आपका विस्मरण वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, द कर्व ऑफ फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग का कर्व किसका, मिस्टर एबिंगहाउस का। इसी के साथ जो देखा आपने फॉरगेटिंग का कर्व, इसी के साथ उन्होंने और क्या बात की थी, उन्होंने बात की थी स्पेसिंग इफेक्ट यानी कि अंतर प्रभाव। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई जो है एक यूनिट एक बार में एक दिन में ही उसको पूरा खत्म कर दें, बशर्ते आपके अगर कल एग्जाम है तो करेंगे ही, लेकिन एक दिन में सारी चीज़ों को पढ़ाई, जब आप अधिगम कर रहे हैं, जब आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं, तब उन्होंने ऐसा कहा कि जब सीख रहे हैं तो चीज़ों को टुकड़ों में सीखिए। ठीक है, अंतर अंतर करके सीखिए, ताकि इससे क्या होगा, आपकी जो मेमोरी है ना उसको फायदा पहुंचेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जितना भी सीखेंगे उसका 50% तो आप भूल जाने वाले हैं। ठीक है ना, 8 घंटों के भीतर ही। तो इससे अच्छा है कि अपनी पढ़ाई को इस प्रकार से अंतर अंतर में पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको ज्यादा फायदा पहुंचेगा। ठीक है, तो 1885 में इस फॉरगेटिंग कर्व या लर्निंग कर्व देने के बाद इन्होंने स्पेसिंग इफेक्ट के बारे में भी बात की। जरूरी नहीं कि एक बार में बैठ के ही पूरा घोट के पी लिया जाए, पढ़ लिया जाए। अपनी पढ़ाई को अंतरों में भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ये आपके लिए, या कोई भी चीज की लर्निंग करते हैं तो उसमें आपको इससे फायदा पहुंचेगा। और ऐसा करने से क्या होगा, आपके पुनर्उद्धार में भी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, जब आप उस चीज को रिट्रीव करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, मान के चलती है आप ये लेक्चर्स देख रहे हैं 40 मिनट 30 मिनट के। ठीक है, ये सही है, बढ़िया चीज है। आपको 40 मिनट के लेक्चर नंबर 2 में याद रहेगा कि क्या पढ़ाया था, 30 मिनट वाले लेक्चर नंबर 12 में याद रहेगा कि क्या पढ़ाया था। मतलब ये जो पुनरुद्धार है ये क्या होगा, ये बेस्ट होगा इनमें से, है ना। आपको याद आ जाएगा कि हम रिट्रीव कर पा रहे हैं, है ना, किस लेक्चर में क्या बताया था। ये आपको क्या कर सकते हैं, आप इसको रिट्रीव कर सकते हैं इजीली। लेकिन मान लीजिए यही अगर आपके 90 मिनट का सेशन होता या 120 मिनट का, तो इसमें क्या होता है, आपको काफी दिक्कत हो जाती है। अब 90 मिनट में क्या क्या बता दिया, इसको रिट्रीव करना मुश्किल है। 120 मिनट में, है ना, वैसे ही तो आप भूल जाएंगे 50% से भी ज्यादा, तो क्या रिट्रीव करेंगे यहाँ पे आप। इसलिए छोटे छोटे चंक्स में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इसमें आपकी मेमोरी को भी फायदा मिलता है। ठीक है, और जो आप पुनरुद्धार करते हैं, रिट्रीव करते हैं, उसमें भी आपको फायदा मिलता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको आपको यहाँ पे मास्ड प्रैक्टिस, है ना, इससे क्या करना चाहिए, आपको हाय तौबा करनी चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। छोटे छोटे चंक्स में इसकी पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 100 एमसीक्यू साथ में लगा लिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, 15 एमसीक्यू लगाना है, देन अगले चरण में 15 एमसीक्यू। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तब की बात हो रही है। ठीक है, एग्जाम टाइम की बात नहीं हो रही है, एग्जाम हॉल की बात नहीं हो रही है। यहाँ क्या कर रहे हैं, आप लर्निंग कर रहे हैं, तो 15 एमसीक्यू करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, बजाय इसके कि आप 100 या 120 एमसीक्यू इकट्ठा बैठ के करें। ठीक है, तो हमारी बात नहीं मानते, लेकिन मिस्टर एबिंगहाउस जी की बात मानिए, वो तो चले गए हैं। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें और अपनी जो पढ़ाई है इसको चंक्स छोटे छोटे टुकड़ों में करें। हाँ, ये बात मानते हैं कि जो टुकड़े हैं ये काफी लंबे हो जाते हैं, लेकिन उन्हीं से पार पाना है तो हमको पढ़ाई करनी होगी किसकी, यूनिट 1 की। ठीक है, ओके। अब सवाल उठता है कि हम भूलते क्यों हैं। ठीक है, हाउ वी फॉरगेट, या फिर हम क्यों भूलते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, कारण बताइए। ठीक है, आपने कई बार लिखा होगा ऐसे सवालों के जवाब, अंत में बोल देते हैं कारण बताइए। सबसे पहला जो रीजन है वो क्या है,
वो है एनकोडिंग फेलियर। आपने ठीक से इस चीज को एनकोड ही नहीं किया अपनी स्मृति के अंदर। आपका ये ब्रेन है, इसमें एक भाग है, यहाँ पे क्या करना होता है, आपकी जो स्मृति आती है संवेदी स्मृति के बाद, ठीक है, आपकी जो सेंसेस है वहां से जो स्मृति आती है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आके इसका स्टोर होता है, इसका भंडारण होता है। तो आपने क्या किया, भंडारण वगैरह तक बात पहुंची नहीं, आपने सेंस ही बराबर नहीं किया, मतलब आपने एनकोड ही उसको, उसका जो कूट संकेतन है, कूट संकेतन विफलता इसे हम कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कूट संकेतन विफलता, यानी कि आपने उसको एनकोड ही नहीं किया बराबर। ठीक है, तो इसे हम ये नहीं कहेंगे कि हम क्यों भूलते हैं। ठीक है, हम पढ़ाई किसकी कर रहे हैं, क्यों भूलते हैं, वाई वी फॉरगेट, लेकिन ये भी तो एक रीजन हो सकता है ना कि हमने उसको एनकोड ही बराबर नहीं किया। जब हमने उसको एनकोड ही बराबर नहीं किया, हमने उसका कूट संकेतन ही बराबर से नहीं किया, तो हम याद कैसे करेंगे उसको हम रिट्रीव कैसे कर सकेंगे, या उसका पुनरुद्धार कैसे करेंगे जब हमने वो चीज उसके अंदर भेजी ही नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए वो कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं, तो आपने अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से उसके अंदर वो गाना भेजा ही नहीं है आपने, तो वो गाना आप बाद में पेन ड्राइव में या किसी चीज में लेंगे कैसे आप, है ना। तो पहले क्या जरूरी है, उसकी एनकोडिंग जरूरी है, उसका कूट संकेतन जरूरी है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनकोडिंग फेलियर की, यानी कि कूट संकेतन विफलता की। तो कूट संकेतन विफलता में एक बहुत बड़ी एग्जांपल, मान लीजिए ये आप है, ठीक है, और आप बैठ के देख रहे हैं यहाँ पे टीवी। ठीक है, टीवी में चल रहा है सास बहू का सीरियल, नहीं यहाँ पे क्या चल लीजिए फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैच चल रहा है बहुत, 10 बॉल में 2 रन चाहिए हैं। ठीक है, इस मैच के अंदर कोई फीफा देख रहा है, कोई क्रिकेट देख रहा है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, ये है आपके घर का दरवाजा और यह है आपका किचन। ठीक है, तो आपकी माता जी क्या करती हैं, किचन से निकल के जाती हैं और यहाँ आके आपको बोलती हैं कि जो दूध है वो गर्म हो रहा है, गैस बंद कर दो। ठीक है, क्या बोलती हैं वो कि गैस पे दूध गर्म हो रहा है, उसको आप बंद कर देना, और वो चली जाती हैं बाहर। ठीक है, और वहां से जब लौट के आती हैं किचन में देखती हैं, तो किचन से उड़ते हुए आती है आपके पास एक झाड़ू। अब ऐसा क्यों हुआ, आपके जो सेंसेस थे, आपकी जो संवेदनाएं थी, वो कहाँ पे एकाग्र थी, इस मैच के अंदर। ठीक है, आपकी दृष्टि, आपके कान उस कमेंट्री को सुन रहे थे, लेकिन आपकी माताजी ने जो शब्द कहे, दूध उबल रहा है, गर्म पानी उबल रहा है, जो भी उबल रहा है उसको बंद कर दो, लेकिन आके देखा तो क्या था, पूरे किचन में दूध ही दूध पूरा फैल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या दिखाया, आपने कूट संकेतन विफलता दिखाई। अगर आपने एनकोड कर लिया होता उस जानकारी को, तो आप शायद उठ के जाके किचन में वो गैस का स्टोव बंद कर देते, लेकिन इस तरह से आपने नहीं किया, तो क्या हो गया, आपका एनकोडिंग फेलियर हो गया। ठीक है, आप उस चीज को एनकोड नहीं कर पाए अपनी स्मृति के अंदर। जब एनकोड नहीं कर पाए तो उसको रिट्रीव भी नहीं कर पाए, और रिट्रीव नहीं कर पाए तो इसके चक्कर में आपको पड़ी क्या, आपको पड़ी वहां पे मार। ठीक है, ये है हमारा एनकोडिंग फेलियर। अगला हमारे पास आता है मेमोरी ट्रेस डिके थ्योरी। ये आपकी स्मृति है, यहाँ पे कोई जानकारी सूचना रखी हुई है। अब क्या कर रहे हैं आप, इसका आपने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल आप कम करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से ये धीरे धीरे करके ये स्मृति गायब हो जाएगी। ठीक है, यही है आपका मेमोरी ट्रेस डिके थ्योरी। अगर आप किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है या बंद पड़ जाता है। मान लीजिए आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाया अपने घर के अंदर, है ना, लाया, और उसको आपने 2 से 3 बार उसका उपयोग किया, उसका इस्तेमाल किया। ठीक है, अब क्या हो गया, अब आपने उसका इस्तेमाल 6 महीने तक नहीं किया। ठीक है, तो अब ये जो डिवाइस है, हो सकता है अच्छी कंपनी का नहीं हो, या XYZ कोई भी रीजन से मान लीजिए खराब हो जाता है, या फिर ये कार्य करना बंद कर देता है। ठीक है, तो एक प्रकार से हम क्या देखते हैं यहाँ पे, ये क्या हो गया है, क्षय हो गया है ना, आपकी इस वस्तु का क्या हो गया है, क्षय हो गया है, डीके हो गया, ये खत्म हो गया है। इसी प्रकार से होता है आपकी स्मृति के अंदर भी। ठीक है, 7वीं कक्षा में आपने जो हिंदी की किताब में पहली कहानी पढ़ी थी, वो आपको अब याद नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका जो ट्रेस था आपके मस्तिष्क में, ट्रेस कैसे बनाते हैं, आपकी जो तंत्रिका कोशिका है,
है ना, वो क्या करती है, आपस में हमने देखा था तंत्रिका संधि के थ्रू क्या करती है, मैसेज ट्रांसफर करती है ना। ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, एक न्यूरॉन से अगला न्यूरॉन, इसी प्रकार के लाखों करोड़ों खरबों न्यूरॉन क्या करते हैं, इसी प्रकार से संकेत भेजते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये जो कहानी थी आपकी 7वीं कक्षा की, मान लीजिए ये उसका ट्रेस है, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया, इसका उपयोग नहीं किया, आगे आके आप 10वीं 11वीं की कहानी पढ़ने लगे, तो क्या हुआ, धीरे धीरे इनका क्या होने लगा, आपका इनका क्षय होने लगा। अब इनका इस्तेमाल नहीं होता तो ये क्या हो गई, अब ये गायब हो गई। ठीक है, तो यही है आपकी क्या, मेमोरी ट्रेस डीके थ्योरी। ठीक है, चलिए हम कहेंगे कि जो हम विस्मरण की बात कर रहे हैं, ये मेमोरी ट्रेस डीके थ्योरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हम मान सकते हैं कि ये आपकी सेंसरी मेमोरी में होगी और एसटीएम में होगी, मगर क्या एलटीएम में भी डीके होगा, कि वहां भी क्षय होगा? वहां हम कह सकते हैं एक प्रकार से क्षय ना होके हम कह सकते हैं उसका डिसयूज, है ना। अब एलटीएम में हम क्या कर रहे हैं, हम उस चीज का, उस जानकारी का हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, है ना, उसका यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसका डिसयूज, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो भी हमारे एलटीएम से गायब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमने क्या क्या देख लिया, पहला हमने देखा एनकोडिंग फेलियर, यानी कूट संकेतन में क्या किया हमने, प्रॉपरली उस जानकारी को कूट संकेतन किया ही नहीं हमने अपने स्मृति तंत्र के अंदर। दूसरे में क्या देखा, जो स्मृति तंत्र में ऑलरेडी जानकारी है उसका हमने क्या कर दिया, उसका हमने इस्तेमाल करना बंद कर दिया, उपयोग करना बंद कर दिया, इस वजह से ये हो रहा है। अब देखते हैं तीसरा, और तीसरा क्या है आपके लिए, तीसरा है आपके लिए यहाँ पे इंटरफेरेंस थ्योरी, जिसे हम कहेंगे आपका किसका, हस्तक्षेप का सिद्धांत। ठीक है, अब यहाँ पे एक जानकारी, जानकारी 1 एंड जानकारी 2, ये क्या करेगी, ये आपस में हस्तक्षेप करेगी। किस प्रकार से करेगी उसको हम समझते हैं। ओके, तो मान लीजिए ये है आपका LTM, यानी कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इस लॉन्ग टर्म मेमोरी में बचपन से लेके अभी तक की कितनी सारी मेमोरीज डेवलप हो गई हैं, कितनी सारी मेमोरीज इसके अंदर स्टोर हैं, फिर भी इनकी सीमा क्या है, इनकी सीमा का कोई इन्फिनिटी है, कोई अंत नहीं है। ठीक है, ओके, मान लीजिए जैसे आप, एक भाषा आती है आपको फ्रेंच, ठीक है, और आप सीख रहे हैं नई भाषा स्पेनिश। इन दो भाषा की बात करेंगे, फ्रेंच एंड स्पेनिश की। तो अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये यही जगह है जहां पे क्या होता है, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन किस किस के बीच होगा, इंटरफेरेंस थ्योरी प्रमुखता हम एलटीएम के अंदर देखेंगे, और एलटीएम में इंटरफेरेंस होगा आपका प्रोएक्टिव, एंड दूसरा होगा आपका रेट्रोएक्टिव। ये है आपका प्रोएक्टिव, यानी एक प्रकार से आपका सक्रिय हस्तक्षेप, और ये है आपका क्या, पूर्व व्यापी हस्तक्षेप। इंटरफेरेंस मतलब कोई सूचना है, कोई जानकारी है, वो क्या करेगी, आपस में हस्तक्षेप करना स्टार्ट करेगी। पहले बात करेंगे हम किसके बारे में, हम बात करेंगे प्रोएक्टिव के बारे में, और फिर हम बात करेंगे रेट्रोएक्टिव के बारे में। यानी कि हम पहले बात करेंगे सक्रिय हस्तक्षेप के बारे में, और हम बात करेंगे फिर पूर्व व्यापी हस्तक्षेप के बारे में। सबसे पहले शुरू करेंगे हम प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस से, यानी कि सक्रिय हस्तक्षेप से। यहाँ पे प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार से हस्तक्षेप होता है, जो आपकी पुरानी जानकारी है, पुरानी जानकारी या पुरानी सूचना, वो हस्तक्षेप करेगी किसके साथ, आपकी न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रख लें। न्यू इंफॉर्मेशन के अधिगम से ये क्या करेगी, ये इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देगी। ये है आपकी पुरानी जानकारी। मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर था 9826992769, ये था आपका पुराना नंबर। अब क्या हो गया, नया नंबर आपने ले लिया, नंबर क्या है उसका
9927987996। ठीक है, मान लीजिए ये आपका नया नंबर हो गया। अब ये नंबर आपका कैंसिल हो गया, पुरानी जानकारी हो गई। लेकिन जब आप किसी को नया नंबर लिया, अब ये न्यू जानकारी है, इसको आप जब वापस पुराना फिर से क्या करेंगे, आप रिट्रीव करेंगे, है ना, फिर से इसका पुनरुद्धार करेंगे, तो क्या होगा, आपको यही नंबर याद आएगा। अगर आपने कभी न्यू मोबाइल नंबर लिया हो तो क्या होता है, आपको पुराना नंबर वापस याद आता है। ठीक है, यानी आपकी जो नई जानकारी है, सॉरी, ये आपकी जो ओल्ड जानकारी है वो प्रिवेंट कर रही है किससे, नई जानकारी भेजने से। ठीक है, यानी जो ओल्ड है ना, ये हस्तक्षेप कर रही है, ये क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है किसके साथ, न्यू के साथ। ठीक है, एरो कैसा किस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा। ठीक है, जो पुरानी जानकारी है वो हस्तक्षेप कर रही है किसके साथ, नई जानकारी के साथ। और ये हो गया आपका प्रोएक्टिव, है ना, सक्रिय हस्तक्षेप। और पूर्वव्यापी हस्तक्षेप में क्या होगा, कि आपकी जो न्यू जानकारी है ना, सॉरी आप कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसे ऐसे देखते हैं कि आपकी जो न्यू जानकारी है, अब वो हस्तक्षेप कर रही है किसके साथ, ओल्ड के साथ। आप समझे, फिर से इसको कंफ्यूज नहीं होना है, रेट्रोएक्टिव एंड प्रोएक्टिव में इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, रेट्रो मतलब क्या होता है, रेट्रो मूवीज यानी कि जो पुरानी मूवीज थी, है ना, उनकी बात होती है। ठीक है, तो उससे आप ध्यान रखिए कि जो नई जानकारी है ये किसको प्रभावित कर रही है, ये ओल्ड को। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। हमने पढ़ा इंटरफेरेंस थ्योरी के अंदर, यानी कि जो हस्तक्षेप सिद्धांत है किसका है, ये है स्मृति का। स्मृति के अंदर किसके बारे में बात कर रहे हैं, एलटीएम के बारे में बात कर रहे हैं। एलटीएम के अंदर दो देखा हमने, प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव। ओके, ठीक है, तो एक बार क्विकली हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं कि किस प्रकार से चीजें होंगी। हमने क्या क्या देखा अभी तक, हमने देखा सबसे पहले कूट संकेतन विफलता, फिर हमने क्या देखा, मेमोरी ट्रेस डिके, है ना, डिके यानी कि क्षय सिद्धांत स्मृति का। ठीक है, फिर क्या देखा हमने, हमने देखा प्रोएक्टिव, और हमने क्या देखा, रेट्रोएक्टिव। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। कूट संकेतन विफलता, नाम से समझ में आ रहा है, हमने कूट संकेतन ही नहीं किया है, हमने जो जानकारी है, जो सूचना है, इसको हमने क्या किया है, कूट संकेतन ही नहीं किया है, इसको हमने एनकोड ही नहीं किया है। ठीक है, तो इसको हमने अवधान नहीं दिया, अवधान नहीं दिया तो ये कहीं जाके हमारी स्मृति के अंदर बैठी नहीं किसी जगह पे। ठीक है, और बैठी नहीं तो क्या हुआ, हम इसको अब पुनरुद्धार इसका नहीं कर सकते, यानी इसका हम रिट्रीवल नहीं कर सकते। दूसरा हमने देखा मेमोरी डिके यानी क्षय सिद्धांत, यानी जिस चीज का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे उसका क्या तय है, उसका तय है नष्ट होना। ठीक है, तो नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपकी स्मृति से भी क्या होता है, आपकी जो स्मृति से नष्ट हो जाती है चीजें, इसलिए आप उनका पुनरुद्धार जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ बात करें, तीसरा जो है हमारे पास प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव के अंदर क्या होगा, आपकी जो ओल्ड जानकारी है वो करेगी किसके साथ, न्यू के साथ। एंड रेट्रोएक्टिव में क्या होगा, आपकी जो न्यू जानकारी है वो इंटरफेयर करेगी किसके साथ, आपके ओल्ड के साथ। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या करें, खासकर प्रोएक्टिव के लिए ओल्ड न्यू इस प्रकार से डायग्राम बनाना सीख लें, और न्यू एंड ओल्ड इस प्रकार से आप ये डायग्राम, इसको आप क्या कर लें, स्मरण कर लें ना, इसको रिकॉल कर लें, इसका मेंटेनेंस रिहर्सल कर लें, इसका एलैबोरेटिव रिहर्सल कर लें। क्योंकि हो ना हो आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें इस चीज की, एग्जाम हॉल के अंदर आपको कंफ्यूजन होना तय है इस चीज में। जहां जहां प्रो एंड रेट्रो इस प्रकार का शब्द दिखेगा वहां पे कंफ्यूजन तय है। ठीक है, तो कंफ्यूजन हम बेफजूल का क्यों लें अपने सर के ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या बना लें वहां पे इसका, इस चीज का
इस प्रकार से आप मैप बना लें, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेक्चर के अंदर क्या देखा था हमने? पहले देखा हमने प्रोएक्टिव, यानी जो बूढ़ी जानकारी है, जो ओल्ड जानकारी है ना, वो इंटरफेयर कर रही है किसके साथ? न्यू जानकारी के साथ। और अब न्यू जानकारी जो है ये इंटरफेयर कर रही है किसके साथ? ओल्ड जानकारी के साथ, है ना। ये पॉसिबल होगा अधिगम में और पुनरुद्धार में, ठीक है। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। अब इसका हम एक बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो ओल्ड है, इसको हमेशा इसी एग्जाम्पल से याद रखिएगा तो फटाक से आपको याद आ जाएगा। ये जो ओल्ड है ये क्या है? हम क्या बोलते हैं? हम सब बोलते हैं हिंदी, ठीक है। हिंदी जो है ये कैसी जानकारी है? ये हमारी ओल्ड जानकारी है, ठीक है। और मान लीजिए आपको सीखना चाह रहे हैं, या आप इस एग्जाम्पल के लिए आप सीखना चाहते हैं कौन सी भाषा? उर्दू भाषा, सॉरी, आप सीखना चाहते हैं उर्दू भाषा, ठीक है। ये क्या हुई आपकी? ये हुई आपकी नवीन जानकारी, यानी कि न्यू। ये हुई आपकी ओल्ड इंफॉर्मेशन, ये हुई आपकी न्यू इंफॉर्मेशन। अब आपको क्या हो रहा है? ये होगा आपको प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, यानी सक्रिय हस्तक्षेप की बात करें, तो अब क्या होगा? हिंदी में मान लीजिए कोई शब्द है, ठीक है, और आप सीख रहे हैं भाषा कौन सी? उर्दू, ठीक है। तो उर्दू का कोई शब्द सीखने के लिए आपको क्या करेगा? हिंदी आपको रोकेगी। हिंदी जो भाषा है ये क्या करेगी? आपको रोकेगी उर्दू के उस शब्द को सीखने से। जैसे अगर आपको एक शब्द बताया जाए, ठीक है, तो उस शब्द की बात करें तो मान लीजिए आप सीखते हैं तकल्लुफ, ठीक है। तकल्लुफ आप ये शब्द सीखते हैं उर्दू में, ठीक है। लेकिन हिंदी का जो शब्द है आपका, या उर्दू का ही शब्द है वैसे तो ये तकलीफ, लेकिन हिंदी मान के चलते हैं, हिंदी में शब्द है ये तकलीफ, तो ये क्या करेगा आपको? ये आपको दिक्कत पैदा करेगा इसके लिए, ठीक है। तकलीफ भी आपका कह सकते हैं एक प्रकार से उर्दू का ही शब्द है, लेकिन इतना मिल चुका है हिंदी में, तो हम इसको एग्जाम्पल के लिए हिंदी मान के चलते हैं कि तकलीफ क्या आपको इंटरफेयर करेगा? तकल्लुफ से। तकलीफ क्या है? ये आपकी ओल्ड जानकारी है, ठीक है। अभी उतना उपयुक्त एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, इसलिए अभी काम चलाने के लिए इतना ठीक है कि तकलीफ हम हिंदी में जानते हैं, लेकिन हम उर्दू में जाएंगे जैसे ही हम तकल्लुफ की तरफ, तो तकल्लुफ जो आप सीखने जाएंगे उसके लिए आपको जो तकलीफ है ये इंटरफेयर करेगा, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखें। अर्थ लगभग दोनों के सेम है, समान है, बस बोलने का लहजा काफी अलग है, काफी अदब की बात आ जाती है, और काफी सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो ये हिंदी क्या करेगी? आपको रोकेगी उर्दू के शब्दों से, ठीक है। तो तकल्लुफ की बजाय आपको क्या याद आएगा? आपको तकलीफ याद आएगी। इस बात का आप ध्यान रखें, किसके अंदर? प्रोएक्टिव के अंदर। और सेम जस्ट इसका रिवर्स होगा किसके अंदर? मान लीजिए अब आपको उर्दू काफी अच्छी आती है, ठीक है, तो अब क्या होगा? उर्दू आपको काफी अच्छी आती है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? जब आप उर्दू बोलने जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए अब आप अपने घर आ गए हैं, घर में आपको हिंदी बोलना है, ठीक है। जब आप हिंदी बोलने का प्रयास कर रहे हैं तो भी आप तकलीफ की जगह क्या बोलना स्टार्ट कर दिया? आपने तकल्लुफ बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब जो आपके घर में है वो आपको देख रहे हैं ऐसे करके कि भाई साहब आपको, या बहन जी आपको क्या हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से देख रहे हैं, यानी कि जो नवीन जानकारी है अब तकल्लुफ वाली, वो आपको क्या दे रही है? अब ओल्ड बन के तकलीफ दे रही है, ठीक है। तो ये हो गया किसके अंदर? आपके रेट्रोएक्टिव के अंदर, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। ट्राई किया गया है, आपको एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ में आए। नहीं समझ में आ रहा तो मेंटेन कर लीजिए इस चीज को, इस ऐसे मैप को मेंटेन कर लीजिए। ये ऊपर वाला होगा आपका P एंड नीचे वाला होगा आपका R। अगर आपको लगता है कि आपके पास और भी उपयुक्त उदाहरण है इस थ्योरी का तो आप बताएं उसमें, ठीक है, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल इसके हम दे सकेंगे आपको हम देंगे, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होना तय है ना, तय है, निश्चित है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ऑलराइट, ओके, इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में जैसे ये मूव करेंगे हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, वो क्या है? वो है न्यूरो साइंस ऑफ मेमोरी, यानी तंत्रिका विज्ञान किसका? स्मृति का, ठीक है। अब चीजें आपकी यूनिट 4 से लिंक होना स्टार्ट कर होंगी, तो बी रेडी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।